बंदौ गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निरकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे फेसबुक लाइव कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम हिंदी शिक्षण समूह पहचान हिंदगी, हिंदी है जिंदगी एवं हमारा मीडिया पार्टनर समाज्ञा का संयुक्त प्रयास है। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आज आपके समक्ष एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को हम लेकर आए हैं जो स्नातकोत्तर हिंदी और संस्कृत में है, पीएचडी है, डिलीट है, 28 वर्ष से भी ज्यादा शिक्षण का अनुभव है, अनगिनत शैक्षिक पदों पर आसीन रहे हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता पुस्तक का हिंदी अनुवाद एवं संशोधन भी उन्होंने किया है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण एवं संपादन भी उन्होंने किया है। इनकी स्मृति वेदों की ओर लौट चले, मंत्र इत्यादि पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं। बाल मनोविज्ञान पर बड़ी संख्या में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी से अनगिनत वार्ताएं देश को सुनने को मिली हैं। राष्ट्रीय गौरव, हिंदी मनीषी, महामना, नागरिक अभिनंदन, शास्त्रार्थ शिरोमणि, साहित्य शिरोमणि, संस्कृत सेवा सम्मान, काव्य कौस्तुभ जैसे अनगिनत पुरस्कार एवं सम्मान इनके नाम दर्ज हैं। अनगिनत शोध, लेख, प्रपत्र, समीक्षा, अनुशंसा, परिचय, भूमिका इत्यादि देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि, आज के वक्ता डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी हैं, जो पूर्व सदस्य हैं हिंदी सलाहकार समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा महोदय को मंच पर। सर, आपका स्वागत है महोदय, आपका स्वागत है इस मंच पर। और हिंदी शिक्षण मंच, हिंदगी हिंदी है जिंदगी, पहचान समाज्ञा की ओर से आपको नमन है एवं स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। जैसा कि सर आज का विषय है हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का विषय है हमारा कि वर्तमान समय में शिक्षा, शिक्षण, शिक्षक एवं उनकी चुनौतियां, साथ में समाधान। सर, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि इन विषयों के अंतर्गत अंतर विषयों पर अपने विचार प्रकट करें और हम सभी सुनने के लिए आपको बेताब हैं। स्वागत है सर। श्रीमान त्रिलोकीनाथ पांडे जी और हिंदी है जिंदगी और आपकी संस्था और अन्य संस्थाओं के सहयोग से ये जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उस सभी आयोजकों को आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबको अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरुओं ने हमारे अज्ञान अंधकार से युक्त मन मानस को शुद्ध और प्रबुद्ध और जागृत करने के लिए ज्ञान रूपी काजल की सलाई से आंखों को खोला है, ऐसे उन महान गुरुओं को आज के इस पूर्ण अवसर पर वंदन है, प्रणाम है। आप भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक रहा हूं और आज भी शिक्षक हूं।
जी सर। हमारे भी शिक्षक जिनसे हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके शिक्षक बने, उन्हें भी आज के अवसर पर वंदन करते हैं। फिर उनके जो शिक्षक हुए उन्हें भी वंदन करते हैं। देखिए, हम पीछे लौटते जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब के सब शिक्षक इसलिए बने हैं क्योंकि परमात्मा को शायद हमसे, उस विधाता को हमसे यही कार्य कराने के लिए ज्यादा उचित प्रतीत हुआ होगा। पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पर आपके संयोजन में आयोजित आज की ये जो चर्चा है, वह मुझे बहुत हर्षित करती है, क्योंकि बंगाल वह पावन भूमि है जिसमें देश के लिए असंख्य महान शिक्षक प्रदान किए हैं। शिक्षक शब्द आज जो है वो व्यावसायिक हो गया है, लेकिन प्राचीन काल की अगर परंपरा में देखें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरविंद घोष, जगदीश चंद्र बसु, ऐसे असंख्य नाम गिनाए जा सकते हैं जिनकी प्रतिभाओं से भारत भूमि नहीं बल्कि पूरा विश्व चमत्कृत हुआ है। और आज भी उनसे प्रेरणा लेकर, एक शिक्षक के रूप में उनसे प्रेरणा प्राप्त करके और अपने जीवन और समाज और पूरी मानवता को आनंदित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है उनका व्यक्तित्व। ऐसे महान व्यक्तित्वों की महान भूमि में आयोजित आज के कार्यक्रम के लिए आप एक बार पुनः बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत और आपके साथ जो भी संस्थाएं इस आयोजन में सम्मिलित हैं, हिंदी है हिंदगी, ऐसी तमाम संस्थाओं के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण और आज के वर्तमान समय की चुनौतियां। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शिक्षा आखिर है क्या। हमने बहुत सी परिभाषाएं शिक्षा शास्त्रियों की पढ़ी हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। जैसे मैंने शिक्षा को समझा है, मैं उस तरह से उस बात को व्यक्त करता हूँ। मेरी चर्चाएं आपके साथ जो हो रही हैं, वो चर्चा हो सकता है कि जैसे आपने सुना हो पहले कभी उससे हटके हो। जिस तरह की कुछ मधुर बातें आपने शिक्षा के संबंध में सुनी हो सकता है मेरी बातों में कुछ वो मिठास का कहीं अभाव भी हो सकता है, कुछ चुटीलापन भी हो सकता है, कुछ अंतर हृदय को झकझोर देने वाली भी कुछ बात हो सकती है। यदि स्वीकार होता रहे तो भी बहुत अच्छा है, यदि अस्वीकार कोई बात हो तो मुझे कृपा करके सभी श्रोता बंधु वापिस करेंगे। वो बात मेरी होगी, जो स्वीकार करने योग्य होगी वो आपकी बात होगी। शिक्षा की जो भी व्याख्याएं समाज शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, शिक्षा मंत्रियों ने दी हैं, या हमारे जो राजपुरुष महर्षि हुए हैं उन्होंने दी हैं, मैं उससे और आगे सोचता हूँ। शिक्षा वह है जो मनुष्य को एक संवेदनशील, जागरूक, जीव जगत के प्रति संवेदना युक्त और कर्तव्य बोध, राष्ट्र बोध से युक्त बनाती। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत में शिक्षा का, शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 18% था। आज भारत में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत 2019 में 74% रहा। यानी हमारे देश में इतने वर्षों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है, प्रसन्नता की बात। लेकिन अभी कोरोना के दिनों में, उससे पहले भी आपने 2-4, 10-5 सालों के बीच में आपने देखा होगा कि शिक्षित लोगों ने रेल जलाई है, बसें जलाई हैं, राष्ट्र की अनेक संपत्तियों को क्षति पहुंचाई है। जी बिल्कुल। क्या हमने ऐसी ही शिक्षा की कल्पना की थी? क्या इसी को शिक्षा कहेंगे?
कोई व्यक्ति 8वीं 10वीं 12वीं क्लास का या ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग क्लास का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर के और वो ये कहने लगे कि मैं शिक्षित हो गया और वो बस फूंक रहा है, ट्रेन की पटरियां उखाड़ रहा है, अनेक प्रकार की अराष्ट्रीय कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षित कहना मेरे लिए तो बहुत कठिन है। शिक्षा का मतलब ही है जिसमें राष्ट्रबोध हो। शायद कहीं ना कहीं बुनियादी भूल हमारे शिक्षा में रही है, जिसके कारण राष्ट्रबोध का कहीं अभाव रहा, कर्तव्य बोध का अभाव रहा। राष्ट्रबोध और कर्तव्य बोध जिसमें नहीं है वो शिक्षा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण शिक्षा है। और शिक्षक के कंधों पर ये बहुत बड़ा भार समाज ने डाला हुआ है कि तुम हमारे बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाओ। लेकिन शिक्षक की अपनी सीमाएं हैं, अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है। वर्तमान समय में शिक्षण कार्य एक बड़ा चुनौती का कार्य है। अब बहुत सारे आयोग हो गए हैं जहां शिक्षक को खदेड़ कर ले जाया जाता है। यदि वो किसी छात्र को कुछ कह भी दे, कुछ दंडित भी कर दे, तो शिक्षक भयभीत है, समाज उसको भयभीत करता है, व्यवस्था उसको भयभीत करती है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे किसी अनुशासनहीनता के शिकार किन्हीं कारणों से हुए छात्र को कैसे अनुशासनबद्ध कर सकते हैं? यदि शिक्षक के पास ऐसी स्थितियां रही जो चल रही हैं, तो हम शिक्षा के स्वप्न को अच्छा नहीं बना सकते, उसे साकार नहीं कर सकते। जब जब शिक्षक के हाथ से दंड की स्थिति कमजोर हुई है, तब तक पुलिस की लाठी मजबूत हुई है। क्या बात, मेरी बात पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे सभी देश के शिक्षक बंधु। जब जब शिक्षक के हाथ की शक्ति कमजोर हुई है, तब तक देश की पुलिस की लाठी मजबूत हुई है। जब जब शिक्षक की शक्ति में कमजोरी आई है, तब तक नए नए कारागृहों का निर्माण की आवश्यकता देश ने अनुभव की है। अनुशासनहीनता ही देश की सबसे बड़ी समस्या का एक कारण बनता जा रहा है। उसका मूल कारण है कि शिक्षक कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। छात्र, बच्चा समाज से आता है और शिक्षा ग्रहण करके समाज में वापस जाता है। समाज की उससे बड़ी भारी अपेक्षाएं रहती हैं। जी बिल्कुल। माता पिता जो बच्चे को स्वयं नहीं सिखा सकते, जिस बात को वो समझते हैं बच्चा हमारे कहने से नहीं मानेगा, हमारी बात का पालन नहीं करेगा, उस बात को वो अपने शिक्षकों से कहलवाना चाहते, अपेक्षा रखते हैं कि हाँ ये शिक्षक हमारे बच्चे को मनवाएगा और उसको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लाएगा। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक की कहीं ना कहीं स्थिति किन्हीं कारणों से दिनों दिन कमजोर हुई। जब शिक्षक कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए लेनिन, उन्होंने कहा कि मुझे किसी देश की स्थिति को जानने के लिए मात्र 5 मिनट का समय चाहिए। मैं 5 मिनट में उस देश की पूरी स्थिति को बता सकता हूँ। लोगों ने उनकी बात पर बड़ा आश्चर्य किया कि एक व्यक्ति 5 मिनट में कैसे बता सकता है उस देश का भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा हाँ बताइए, आप कैसे बता देंगे? हमारे देश में तो 20 साल लग जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, तब भी कहीं बात नहीं बन पाती कि देश का भविष्य क्या होगा। उन्होंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। उनका आप मुझे अपने किसी भी एक शहर में ले चलिए, किसी भी एक गांव में ले चलिए। उन्हें ले जाया गया जहां बच्चे खेल रहे थे। उनसे कहा गया कि बच्चों आप अपनी पसंद के कुछ गीत सुनाओ। तो बच्चों ने वो गीत सुनाए जिनमें कोई राष्ट्रीय बोध नहीं था, कोई सांस्कृतिक बोध नहीं था, कोई कर्तव्य बोध नहीं था। केवल
कुछ बातें थीं जिनका उनके जीवन से कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूं कि इस देश का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है। शिक्षक को और हमारी शिक्षा व्यवस्था में जीवन मूल्यों को समाहित करना सर्वप्रथम है, और शिक्षक को भी इतना संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि वह अधिक नंबर प्राप्त करने वाले छात्र के पीछे ना दौड़े। उन छात्रों को भी देखे जो नंबरों की दौड़ में पीछे हैं। ये भी देखना होगा कि नंबर की दौड़ में पीछे क्यों है, उसकी पारिवारिक परिस्थिति क्या है, उसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, और जिस बच्चे के लिए हम बार-बार तालियां बजा रहे हैं, वो बार-बार आगे जा रहा है, उसके कारण क्या है। हमें इन दोनों कारणों को समझना होगा। यदि कोई छात्र कमजोर है तो हमें ये देखना होगा कि ये छात्र किस विषय में कमजोर है और किस विषय में अधिक निपुण हो सकता है, इसकी प्रतिभा कहाँ है। उस प्रतिभा को निखारने की, उस प्रतिभा की पहचान करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो उदास विद्यार्थी है वो समाज में एक आक्रोश लेकर के जाएगा, बिल्कुल, अवसाद लेकर के जाएगा, हिंसा लेकर के जाएगा, निराशा लेकर के जाएगा, प्रतिशोध की बदले की भावना लेकर के जाएगा। मैंने कुछ समय पहले एक घटना समाचार पत्र में पढ़ी थी कि दो भाई एक विद्यालय में साथ साथ पढ़ते थे। एक कुछ विषयों में बहुत होशियार था, एक कुछ विषयों में बहुत कमजोर था। उसके माता पिता एक अपने बच्चे को अधिक प्यार करते थे और दूसरे को कम प्यार करते थे, क्योंकि वो पढ़ने में उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था। अंत में वो छोटा भाई बड़े भाई का ही शत्रु बन गया। उसने उसकी परीक्षा के समय में कापियां फाड़नी शुरू कर दी, ऐसी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी जिससे वो भी नंबरों में उससे कहीं ना कहीं नीचे हो जाए। तो जब हम नंबरों को जीवन की सफलता का मापदंड मानेंगे तो प्रतिभा का कहीं ना कहीं हनन करेंगे। प्रतिभाएं नंबरों के खेल में नहीं आती। मैंने ये भी पढ़ा है कि जब गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो जब उनकी गणित की क्लास होती थी तो गणित के विषय के समय वो चित्रकारी किया करते थे। कला का आकर्षण था उनके अंतर प्रतिभा में। गणित के अध्यापक ने कहा कि आपने क्या लिखा है? उन्होंने दिखा दिया कि मैंने तो एक चित्र बनाया है। अरे मैं तो आपको गणित पढ़ा रहा था। नहीं, मेरा उसमें ध्यान नहीं था, मुझे जिसमें ध्यान था मैंने वो किया। आज तक भी भारत के किसी भी विद्यालय में संभवतः, मैंने भी देश के बहुत विद्यालय देखे हैं, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, ये जान पाने की या अध्यापक को अधिकार नहीं है, ये पहचान कर पाने की उसको समय भी नहीं है कि वो जान सके कि विद्यार्थी के अंदर किस विषय की प्रतिभा अंतर्निहित है और उस अंतर्निहित प्रतिभा को उभारने के लिए वो कोई विशेष योगदान छात्र के जीवन में ला सके। यदि कोई विषय छात्र फिजिक्स में कमजोर है और वो गाता बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा गाता है, तो अभिभावक उसको साइंटिस्ट बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए उसकी स्वाभाविक प्रतिभा का हनन करके और उसे अस्वाभाविक दिशा में ले जाने के लिए विवश करते हैं। जी बिल्कुल। शिक्षा मानव जीवन के उभारने का एक सबसे बड़ा साधन है। हम बच्चे से पूछते हैं, आज आपकी कक्षा में परीक्षा हुई, बच्चे बताओ कितने अंक आए। अगर वो कम बताता है तो उसे अपमानित होना पड़ता है, दंडित होना पड़ता है। अध्यापक भी करता है, विद्यालय भी करता है, हमारी व्यवस्था भी करती है और परिवार भी करता है। ये क्या शिक्षा है? ये कोई शिक्षा नहीं है। मैं ऐसी शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता। शिक्षा वह है जिसमें छात्र ये कहे कि आज जब लंच का समय था, मैंने एक बच्चे को अपने भोजन कराया क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, वो भोजन नहीं ला पाया था, मैंने उसे भोजन कराया। एक बच्चे के सिर में दर्द था, मैंने उसकी सहायता की। आज मैं विद्यालय देर से इसलिए पहुंचा, मैंने एक वृद्धा माँ को सड़क पार कराई थी। जब तक हमारी शिक्षा में मानवीय मूल्य नहीं होंगे, जीवन मूल्य नहीं होंगे, तब तक हम शिक्षा की सही व्यवस्था को
राष्ट्र को सही नागरिक दे पाने में असमर्थ रहेंगे। कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी शिक्षा नीति मानव जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। समस्त शिक्षा नीतियां मानव जीवन को केंद्रित करके निर्मित होती है। मैं देश के समस्त शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों से ये आज के समय ये भी कहना चाहूंगा कि शिक्षक को थोड़ा अधिकार दो, शिक्षक को सम्मान दो, शिक्षक के पेशे को सम्मान दो। शिक्षक का पेशा बहुत चुनौतियों भरा पेशा है। वह अपनी बहुत सी बातों को भूल करके अपने पेशे को सुंदर से सुंदर बनाने का यत्न करता है। शिक्षक ही ऐसा है जो समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। उसकी कक्षा में सभी धर्म संप्रदायों के लोग पढ़ते हैं। शिक्षक किसी के साथ किसी धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वह केवल उन्हें एक राष्ट्र के लिए, भावी नागरिक बनाने के लिए अपना समर्पण करता है। अगर भोजन के समय शिक्षक के साथ कोई बच्चा आ गया कि सर मुझे चोट लगी है, मैडम मुझे चोट लगी है, तो शिक्षकों को मैंने देखा है उन्होंने अपना भोजन बंद किया है खाना और शिक्षक की छात्र की मरहम पट्टी की है, उसकी देखरेख की है। शिक्षक के सामने चुनौतियां हैं और शिक्षक ने मानवीयता के साथ उन चुनौतियों को स्वीकार किया है और समाज को वो दिशा देने का यत्न किया है जो समाज उनसे चाहता है। लेकिन समाज एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, केवल ये समझे कि हमारा दायित्व कुछ नहीं है, सारा दायित्व शिक्षक का है, ऐसा नहीं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब समाज, शिक्षक और सारी व्यवस्थाओं को मिलकर के शिक्षा को आगे बढ़ाना है। समाज यदि चाहता है शिक्षा व्यवस्था उन्नत हो तो समाज को अपने नैतिक चरित्र की ओर ध्यान देना होगा, अपने नैतिक जीवन की ओर ध्यान देना होगा और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से परिवार के अंदर बैठकर एक वचन में बात नहीं करनी होगी कि तुम्हारा शिक्षक क्या करता है, तुम्हारी शिक्षिका क्या करती है। ये भाषा कभी भी अस्वीकार्य नहीं हो सकती। आपके शिक्षक क्या करते हैं, आपके शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, आपकी शिक्षिका ने आज क्या पढ़ाया, पढ़ाती है नहीं, पढ़ाया। जब हम शिक्षक को घर में आदर देंगे तो छात्र के मन में शिक्षक के प्रति आदर भाव भरेगा और वो उस शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा। शिक्षण कोई ऐसा ठोसे जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसा फ्राइड ने अपनी थ्योरी में कहा है, मैं फ्राइड की थ्योरी को पढ़ा है लेकिन मैं उसे ये संदर्भों में पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता, मेरी उससे थोड़ी सी दृष्टि भिन्न है। शिक्षण कोई ऐसी सांचे में ढाली हुई की प्रक्रिया नहीं है जिससे आप किसी व्यक्ति को ढाल देंगे और वो जाकर के वहां उगलना शुरू कर देगा, वॉमिटिंग करेगा किसी ज्ञान का, ऐसा नहीं। शिक्षण एक प्रवाहित होने वाली सरिता है जिसमें वो अपने चिंतन को छात्र के अनुकूल, छात्र के विषयगत परिस्थितियों के अनुकूल उसे प्रवाहित करता है, छात्र के हृदयों में पहुंचाने का यत्न करता है। शिक्षक केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है। बिल्कुल। शिक्षक व्यक्तित्व को निखारने का और व्यक्तित्व में अधिगम करने की इच्छा शक्ति को उत्पन्न करने वाला कारक है। सामग्री को परोसने वाला साधन नहीं है। शिक्षक का दायित्व ही है कि वो अपने ऐसे दायित्वों का निर्वाह करे जिससे कि छात्रों में अधिकाधिक सीखने की प्रतिभा जागृत हो सके। शिक्षा समाज की उन चुनौतियों के अंदर है जो शिक्षक समाज की उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके। आप भारत के जितने भी महान मनीषी हुए हैं उनके विषय में आप पढ़ेंगे, उनके विषय में आप चिंतन करेंगे, उन सभी ने ये कहा है कि मनुष्य के अंतर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। शिक्षक को केवल उन अपार संभावनाओं को पहचानना है, उन्हें उभारना है, उन्हें विकसित करने में सहयोग करना है। शिक्षक का कार्य छात्र को सहायता करना है, उसकी प्रतिभाओं को निखारने में सहयोग करना है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा केंद्रित हो गई हैं
छात्र रात भर रटता है, सुबह जाकर के सफेद पेज पर उन्हें उलट देता है, उन्हें वॉमिटिंग कर देता है। और जो सबसे सुंदर वॉमिटिंग करता है, सबसे ज्यादा उल्टी करने में कुशल होता है, छात्र उसको अधिकाधिक, अध्यापक उसको अधिकाधिक अंक देकर उसके लिए प्रार्थना सभा में, विद्यालय में, जगह जगह उसके लिए तालियां बजवाते हैं। अरे जरा ये तो सोचो कि इसके अंदर अपना कितना बोध था, इसने क्यों इतना रटा, रटने की आवश्यकता क्या थी? रटना नहीं, मैं रटने के भी पक्ष में नहीं हूं। छात्र को रटन कौशल में निपुण नहीं बनाना है, छात्र को स्वयं चिंतन करने में, मौलिक क्षमता को विकसित करने में उसे आगे बढ़ाना है। एक अध्यापक जी किसी दूसरे नगर से किसी अन्य शहर में जाते थे पढ़ाने के लिए। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा नाला पड़ता था। उस नाले पर वर्षा ऋतु में उन्होंने अपने हाथों से, लकड़ियों से एक छोटा सा पुल बनाया, रास्ता बनाया। उस अध्यापक को ऐसा रास्ता बनाते हुए एक कुछ छात्र देख रहे थे कि हमारे अध्यापक जी आखिर कर क्या रहे हैं। अध्यापक जी ने लकड़ियों को इकट्ठा किया, नाले पर पुल बनाया, ऊपर से मिट्टी डाली और अच्छा खासा साइकिल निकालने लायक रास्ता बना लिया। आना जाना शुरू हो गया। अगले वर्ष फिर वही समय आया, अध्यापक जी ने लकड़ी इकट्ठी शुरू की। उनको अगले दिन पुल पूरा बनाना था। उनमें से एक छात्र रात में उठ के गया, अपने माता पिता को साथ में लिया और उस पर पुल बना दिया। अध्यापक जब सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा ये तो पुल बन गया है, बनाने वाला तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत आश्चर्यचकित रहे, ये कैसे बन गया, किसने बना दिया। अध्यापक विद्यालय में पहुंचे, छात्र भी विद्यालय में पहुंचा, लेकिन छात्र ने किसी को नहीं कहा कि आज मैंने ऐसा किया, रात हमने अपने माता पिता के साथ मिलकर उस रास्ते पर, नाले पर पुल बनाया जिससे हमारे आने जाने का मार्ग बना हुआ है। अध्यापक इस कौतूहल में थे कि ये पता तो लगे कि किसने किया। कुछ दिनों के बाद छात्र के उस श्रेष्ठ कार्य की जानकारी अध्यापक महोदय को हुई। अध्यापक महोदय अंतर हृदय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उस छात्र ने शिक्षा ग्रहण की और अध्यापक ने उसको अनजाने रूप से शिक्षण दिया। यही शिक्षा है, यही शिक्षक है और यही शिक्षण है। जब शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण तीनों की त्रिवेणी मिल जाएगी और तीनों की त्रिवेणी का सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, तो राष्ट्र को एक ऐसे होनहार प्रतिभाशाली युवाओं की भीड़, समूह मिल जाएगा जो इस भारत राष्ट्र को बहुत उन्नत करेंगे। ओमान के राष्ट्रपति 1984 में हमारे देश के एक राष्ट्रपति उनके देश में गए। ओमान के देश में ये रिवाज नहीं है कि वो किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेने हवाई अड्डे पर जाएं। वो पहली बार वहां पहुंचे। भारत के राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी होते थे। शंकर दयाल शर्मा जी को सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना था, लेकिन उस देश ओमान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनको कहिए मैं उन्हें लेने आ रहा हूं। ओमान का राष्ट्रपति सीढ़ियों से चढ़कर के एयर इंडिया के विमान में अंदर पहुंचे और उन्हें चरण वंदना की और उनको आदर सहित नीचे लेकर के आए। अगले दिन सभा में किसी पत्रकार ने पूछा, हमारे देश की परंपरा का आपने, प्रोटोकॉल का आपने उल्लंघन किया, ऐसा क्यों? और एक बात इसमें और कहनी है कि ओमान के राष्ट्रपति ने वह जिस कार से उनको लेकर के आए, उसके चालक को वह कार नहीं चलाने दी, स्वयं उस कार को चला करके लाए। पत्रकार ने कहा, आपने 3 प्रोटोकॉल अपने देश के तोड़े हैं। ओमान के राष्ट्रपति का कहना था कि जब मैं पूना में पढ़ा करता था, ये मेरे प्रोफेसर थे, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा ही नहीं, मैं इनके जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उनके
दर्शन का, उनसे प्रणाम करने का अवसर मिला। ये संस्कृति है। जब अध्यापक के व्यक्तित्व की छाया छात्र हृदय पर पड़ जाती है तो छात्र जीवन के हर एक मोड़ पर ऐसे अध्यापक को, ऐसे शिक्षक को सादर सहित स्मरण करता है। अध्यापक को भी अपने दायित्वों में बहुत एकनिष्ठ होने की आवश्यकता है। अध्यापक के अंदर अपने विषय की पारंगतता होनी चाहिए, अपने विषय के प्रति आदर होना चाहिए। हिंदी के शिक्षक को कभी अपनी भाषा और अपने विषय के प्रति हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने की आवश्यकता है। उसे स्वाभिमान से भरने की आवश्यकता है कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचने वाला मैं शिक्षक बहुत ही कमजोर शिक्षक समझता हूं कि हिंदी पढ़ाने वाला अंग्रेजी भाषा को महत्व देता हो कि मैं कमजोर शिक्षक हूं क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं। नहीं, आप भी एक विश्व की समृद्ध भाषा से जुड़े हुए हैं, वो भी विश्व की एक समृद्ध भाषा है। आपका अपना कौशल है, उनका अपना कौशल है। आपका अपना साहित्य है, उनका अपना साहित्य है। किसी भी शिक्षक को हीनता का शिकार नहीं होना है। शिक्षक को गौरवान्वित भाव लेकर के शिक्षण कार्य करना है। जब देश का शिक्षक गौरवान्वित भाव से ओतप्रोत रहेगा तो अपनी गौरवान्वित भावनाओं को छात्रों के अंदर उतारने में उसको सहजता होगी। बिल्कुल। शिक्षक को अपने पूर्वाग्रह छात्रों को नहीं परोसने हैं। वो किसी एक धर्म, मजहब, सिद्धांतों को मानता है, ये उसका बिल्कुल कर्तव्य नहीं है कि वो अपने उन पूर्वाग्रहों के लिए छात्र में संप्रेषित करे। छात्र में उसके अंदर प्रश्न पैदा करने की जिज्ञासा पैदा करे। जो छात्र सर्वाधिक श्रेष्ठतम प्रश्नों को पैदा करने की क्षमता रखता है, जो छात्र के अंदर असंख्य प्रश्नों को पैदा करने की क्षमता रखता है, वही अध्यापक अपने कौशल में, अपने शिक्षण में निपुण और पारंगत कहा जा सकता है। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन में पढ़ा कि जब वो बचपन में थे तो उन्होंने चिड़ियों को उड़ते हुए देखा था। उस विषय में उन्होंने प्रश्न किया था। उन्हें उनके अभिभावकों ने, उनके शिक्षकों ने डांट कर चुप नहीं कराया था, क्या बात करते हो, व्यर्थ की बात करते हो। नहीं, उन्होंने उनके जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर दिया, सम्मान सहित उत्तर दिया था। प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दें। यदि उन्हें उत्तर नहीं आता है तो उन्हें विनम्रता पूर्वक कहें कि बच्चे, हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, हम पता करने का प्रयास करेंगे। जब हमें पता होगा तो हम आपको इसका सप्रमाण उत्तर देंगे। किसी धोखे में रख करके, अज्ञानता में रख करके किसी छात्र को उत्तर कदापि ना दें, क्योंकि छात्र बहुत सी संभावनाओं से भरा हुआ है। आज एक अज्ञानता अपने बच्चे के दिमाग में भर दी तो वो अज्ञानता जीवन भर बच्चे का शिकार करती रहेगी, उसको कमजोर बनाती रहेगी। छात्र को उत्साहित करना है, छात्र को प्रेरित करना है, छात्र को सुनने के लिए उत्साहित करना है। आज सुनने को मिलता है कि छात्र सुनना नहीं चाहते। मैं कहता हूं छात्र को कोई सुनाने की योग्यता से कहीं ना कहीं कमजोर है, इसलिए सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। और क्यों सुने, और बातें क्यों सुनना चाहते हैं? वो टीवी की बातें क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि वहां उनको रस मिलता है। आप भी अपने विषय को इतना रसदार बनाएं, शिक्षक को अपने विषय को इतना रस युक्त बनाने की, इतना आनंद पूर्ण बनाने की, इतना उत्साह पूर्ण बनाने की, इतना प्रेरणा पूर्ण बनाने की आवश्यकता है कि छात्र स्वतः ही शिक्षक की कक्षा की प्रतीक्षा करने लगे कि कब उन शिक्षक का कालांश होगा और कब मुझे उनके शिक्षण का आनंद प्राप्त होगा। शिक्षण कार्य अत्यंत निपुणता का कार्य है। शिक्षक को कभी अपने आप को पूर्ण नहीं समझना चाहिए कि मैं विषय का पारंगत हो गया हूं, अब मुझे नवीन और जानने की आवश्यकता नहीं रही है। शिक्षक सदैव विद्यार्थी रहता है, उसके अंदर विद्यार्थी होने का तत्व सदैव जीवंत रहना चाहिए। जितना उसके अंदर विद्यार्थी होने का तत्व जीवंत रहेगा, उतना वो श्रेष्ठतम शिक्षक हो।
शिक्षक के अंदर संप्रेषण की क्षमता अति उत्तम होनी चाहिए। बिल्कुल। उसकी दृष्टि में सम्मान भाव छिपा होना चाहिए। जब वो छात्रों की तरफ देखे तो उसकी दृष्टि में सम्मान छिपा हो, उत्साह छिपा हो, प्रेरणा छिपी हो, आनंद का भाव छिपा हो। ऐसा ना हो कि शिक्षक देखे तो छात्र का चेहरा मुरझा जाए, छात्र भयभीत हो जाए। हमें छात्र को भयभीत नहीं करना है, छात्र को आनंदित करना है। एक विद्वान प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर की क्लास का निरीक्षण करने गए। उन्होंने देखा कि कुछ छात्र बैठे हुए हैं, जूते पहने हुए, उन्होंने अपने पांव अगली वाली चेयर पर रख रखे और आंख बंद करके उस अध्यापक का उद्बोधन सुन रहे। अध्यापक को ये नहीं पता लगा कि मेरी कक्षा में कौन आया है। क्या बात। छात्र भी आंखें बंद करके इतने ध्यान मग्न अवस्था में सुन रहे थे, उन्हें भी नहीं पता लगा कि हमारी कक्षा में कौन आया है। उन्होंने उनकी कक्षा का निरीक्षण किया। कक्षा समाप्त होने के बाद उन महोदय को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपकी कक्षा सर्वाधिक अनुशासनहीन थी। ऐसा क्यों? मैंने देखा कि आपके छात्र बहुत आराम से कुर्सी पर बैठे हुए आंख बंद करके और अगली चेयर पर जहां खाली थी उन पर दोनों पैर रख करके बैठे हुए थे। ये कौन सा अनुशासन? उन्होंने कहा, आप मेरे छात्रों से जो आपने मेरी कक्षा में सुना है उसके विषय में चर्चा करें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मेरे छात्रों से मिलिए। उन छात्रों से कुछ छात्रों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आज किस विषय में चर्चा हुई। छात्रों ने ऐसे अद्भुत उत्तर दिए, जो बातें उन प्रोफेसर महोदय ने अपने वक्तव्य में नहीं बोली थी, उनसे भी श्रेष्ठतम चिंतन उन छात्रों ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसी अवस्था में क्यों बैठे थे? बोले, कोई कक्षा सांचा नहीं है जहां पर एक सांचे में ढालकर बच्चों को बिठाया जाए। क्या बात। यहाँ आपको इसी मुद्रा में बैठना है। अगर आप मुद्रा भंग करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। नहीं, छात्र को आप खेल खेल में सिखाइए, आनंद में सिखाइए, मस्ती में सिखाइए, गाते सुनाइए, हंसते हुए सिखाइए, पेड़ के नीचे दौड़ाते हुए सिखाइए। अरे शिक्षण कोई एक कक्षा की दीवारों में बंद करके और किसी एक चीज को पिलाने वाली भुट्टी नहीं है कि आज हमने इतनी भुट्टी छात्र को पिला दी, अब ये इतने से बहुत आनंदित हो जाएगा, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सुंदर। अरे शिक्षण उन्मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। हमने पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ा है। भारत में पंचतंत्र की कहानियां बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन चाइना के पाठ्यक्रम में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाई जाती। उन पंचतंत्र की कहानियों के कथाकार विष्णु शर्मा ने छात्रों को ऐसी शिक्षा, उन्मुक्त शिक्षा, एक किताबों में बंधी हुई शिक्षा से मुक्त शिक्षा प्रदान की। अरे पाठ्यक्रम कोई शिक्षा का प्रतिबंध तो नहीं है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते, आप इसके पन्नों की सीमाओं को नहीं लांघ सकते। आपको केवल यही शब्द याद करके सुनाने हैं, यही भाषण रटाना है बच्चों को, यही शब्दावली रटानी है बच्चों को। नहीं, आपको ये कहना है ये विषय है, आप इस पर मुक्त होकर के बोलिए। आपको दीवारों से मुक्त किया है, बंधनों से मुक्त किया है। आप पक्ष में कहिए, विपक्ष में कहिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, लेकिन आप अपने चिंतन से कहिए। धारा को बहने दो, नदी को समेटो मत, नदी को नदी रूप में रहने दो, उसे तालाब मत बनाओ। तालाब बन जाएगा, सड़ जाएगा पानी। बहुत सुंदर। हमें मस्तिष्क की नदी के रूप में प्रवाहित करना है। भारत का छात्र जब सरिता बन करके बहेगा तो भारत की तमाम कुरीतियां, अंधविश्वास, अज्ञानताएं, राष्ट्र के प्रति दुर्भावनाएं सब बह जाएंगी
और भारत एक समृद्धशाली, सशक्त, आत्मा संपन्न, आत्मबोध संपन्न राष्ट्र बनेगा। और जिस राष्ट्र की कल्पना शिक्षकों से की जाती है वो कल्पना पूर्ण होगी। शिक्षक के अंदर वो क्षमता है। मैं आज के अवसर पर कहीं ज्यादा ना कह गया हूँ, अपनी बात को यही विराम करते हुए आप सबको पुनः अभिवादन करता हूँ कि आपने एक अच्छा अवसर रखा। बंगाल की भूमि पर मेरी आवाज हर एक गांव के स्कूल तक पहुंचे, हर एक शिक्षक के कान तक पहुंचे, हर एक अभिभावक के हृदय तक पहुंचे, हर एक विद्यार्थी के धड़कते स्पंदना तक पहुंचे और वो छात्र मुस्कुरा के कहे कि वो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी कहाँ हैं, जिन्होंने हमें मुक्त होकर के हंसते हुए पढ़ने के लिए कहा है, जिन्होंने दीवारों से बाहर रह करके भी पढ़ने और सीखने के लिए कहा है। क्या केवल कक्षाओं के अंदर बैठ करके ही पढ़ने वाले पढ़े? बहुत से विद्यार्थी ऐसे हुए जिन्हें विद्यालय के अंदर घुसने का अवसर ही नहीं मिला, दीवार के पीछे खड़े होकर के पढ़े, वो भी कामयाब हुए, उन्होंने भी देश में नाम उन्नत किया है। आपने अल्वा एडिसन का नाम सुना है। उनके शिक्षक ने कहा कि इस बच्चे को घर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग नहीं है, इसमें क्षमता नहीं है, इसको पढ़ाने में अपना समय नष्ट ना करें और हमारा समय भी नष्ट ना करें। वही विद्यार्थी भारतीय नहीं विश्व की प्रतिभा का मानक बन गया। क्या जरूरत है कि एक बच्चा गणित कम पढ़ पाता है, उसकी रुचि नहीं है, हम उसे जबरदस्ती गणित में परेशान करें? क्यों करें? हम उसकी क्षमताओं को नापें। मेरा अपने समस्त भारत और विश्व के शिक्षकों से आग्रह है, उनके चरणों में निवेदन है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब मिलकर शिक्षकों की प्रतिभाओं का आदर करें, उनकी प्रतिभाओं को विकसित करने में अपना जितना सहयोग हो सकता है उतना दें। समस्त शिक्षकों को मेरा अभिवादन। ओम वंदे मातरम। जय भारत। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग आपको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बस सुनते जाए हम लोग आपको। बहुत आनंद आया सर और बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला कि शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षक, जब तक ये त्रिकोण नहीं बनेगा तब तक जिंदगी में सही माने में हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और शायद देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब तक उन्नत नहीं होगा, शिक्षक उन्नत नहीं होगा, शिक्षण उन्नत नहीं होगी, शिक्षा उन्नत नहीं होगी, तो निश्चित तौर पे बच्चे भी उन्नत नहीं हो पाएंगे। और बंद दीवारों में रखकर लोगों को वहां शिक्षक नहीं है, वहां शिक्षण नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जहां ध्यान है वहां ज्ञान है। बच्चों के साथ जुड़ने की जो बात आपने कही, वो रम जाने की बात आपने जो कही, जो रटंत विद्या से दूर निकलकर हम लोग को एक प्राकृतिक रूप में सीखने की जो बात आपने कही, उसे नमन है सर। और यहाँ उपस्थित सभी जो हैं, हमारे शिक्षक गण हैं, लेखक गण हैं, डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी भी जुड़ी हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ जुड़े हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सर, आपने जो मार्ग हमें आज प्रशस्त किया, निश्चित तौर पे आपके शब्द जो हैं बंगाल के, पूरे देश के, क्योंकि इस मंच से देश ही नहीं विदेश के भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, दुबई से जुड़े हुए हैं, बहुत बधाई आपको। आपके इस मैं आपके इन सत प्रयासों के लिए बहुत बधाई देता हूँ। आपने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक वास्तव में सात्विक प्रयास किया है, और जितना ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, बिल्कुल सर। अरे सूरज तो एक ही है जो दुबई में भी चमकता है, भारत में भी चमकता है। क्या बात। तो आज की मेरी आवाज और आपकी आवाज दुबई में नहीं और भी 7 समुद्र पार देशों में जाके चमके और कंठों में रमे, और सब दुनिया के देश सुने कि वही शिक्षा को दोबारा लाने की जरूरत है जो शिक्षा वास्तव में भारत में हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने अतीत की ओर जाना चाहिए और अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और बच्चों को जोड़ना चाहिए। सर, मैं अपने इस मंच की ओर से
हिंदी शिक्षण मंच जो है अपना, हिंदगी हिंदी है जिंदगी पहचान, एवं हमारा जो मीडिया पार्टनर जो है समाज्ञा की ओर से पुनः आपको नमन करते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमें आज खास करके शिक्षक दिवस के अवसर पर आपकी जो वाणी जो है वो निश्चित तौर पे उस सूर्य की रोशनी की तरह चमक रही है हमारे मुखमंडल पर और हमेशा वो हमें मार्ग दिखाएगा। और विश्वास मानिए हम लोग आज अभिभूत हुए हैं आपको पाकर इस मंच पर, बहुत कुछ जानने को मिला बहुत है, धन्यवाद, समझने को बहुत धन्यवाद मिला है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा श्री ऋषि शर्मा जी का। जी बिल्कुल, जिंदगी है जिंदगी, उन्होंने आपसे हमें परिचित कराया। बिल्कुल जी। और आज का ये सुनहरा अवसर आज के इस पावन दिन पर हमें प्राप्त हुआ। बिल्कुल सर। क्योंकि शिक्षक दिवस की उपलब्धि ये नहीं है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षक थे और शिक्षक से राष्ट्रपति हो गए। ये बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है मेरे विचार में। सम्मान की बात यह है कि डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षक का पेशा नालंदा में शुरू किया। ये है आज के शिक्षक दिवस की उपलब्धि। बहुत सुंदर। शिक्षक छोड़कर राष्ट्रपति हो जाना गरिमा की बात नहीं है, राष्ट्रपति पद छोड़ करके शिक्षक हो जाना ये गरिमा की बात है। मैं ऐसे भारत को चाहता हूँ, कोई भी शिक्षक हीन ना हो। शिक्षक से बड़ा कोई दायित्व नहीं है। और आज के दिन मैं एक और बात कहूंगा, हमारी सबसे पहली शिक्षिका हमारी माता है। बिल्कुल। सभी देशवासी जितने भी श्रोता इसे सुने अपनी अपनी माताओं के चरणों में वंदन करें। वो हमारी प्रथम गुरु, हमारे पिता गुरु है, उनकी भी वंदना करें। इनकी वंदना के बिना आज का शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं अपूर्ण होंगी, अधूरी होंगी। बिल्कुल। आपकी माता जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने ऐसे सुयोग्य प्रतिभावान पुत्र को तराशा निखारा जो ऐसे कार्यों में संलग्न है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, श्रोतागण जो यहाँ जुड़े हुए हैं और इस मंच से जुड़कर आप अपनी बातों को भी यहाँ रख रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी कार्यक्रम होंगे जो सीधे शिक्षण से संबंधित होंगे, हिंदी से जुड़े हुए होंगे, आपसे जुड़े हुए होंगे, हम सभी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि सर हमारे बीच में आते रहेंगे और अपनी बातों को सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों पुनः अवश्य में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः एक बार आपको नमन और इस मंच से जितने श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उन्हें भी नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर मैं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।